वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स को टारगेट करते हुए आपके सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के सब्जेक्ट में एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट फिजिक्स आपको पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ एग्जाम को ध्यान में देते हुए हमने दो श्रृंखला सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए लेकर आए हैं, जो कि दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। सेक्शन ए के लिए हम माधव श्रृंखला लेकर आए थे, सेक्शन बी के लिए हम सिंघम श्रृंखला लेकर आए थे। इन दोनों श्रृंखला का उद्देश्य था कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। अब हम सेक्शन सी में, वैसे तो हमने कंप्लीट सिलेबस इंजीनियरिंग फिजिक्स का कराया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो यूनिट वाइज वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार सेक्शन सी के लिए इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, जिसमें से एक सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर। ये वो कई बार पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आपको आज हम यहाँ पर कराएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स होता है। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने के लिए मैक्सवेल की इक्वेशंस फ्री स्पेस में पता होना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल की इक्वेशंस इन फ्री स्पेस क्या होंगी वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। चार इक्वेशन मैक्सवेल ने दी थी। डेल डॉट ई इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है, जो कि आपका गॉसेस लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्री स्पेस में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, है ना। फिर आपका होता है डेल डॉट बी इक्वल्स टू 0। ये भी आपका गॉसेस लॉ है, लेकिन ये गॉसेस लॉ आपका किसके लिए है? फॉर द मैग्नेटिक, है ना, फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन मैक्सवेल की। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू t, और ये आपका फैराडेज लॉ को इंडिकेट करती है। ठीक है, दिस शोज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। एंड लास्ट वन इज द डेल क्रॉस b इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्पियर्स लॉ। ठीक है, एम्पियर्स लॉ विद मैक्सवेल करेक्शन, क्योंकि मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ में करेक्शन किया था, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट को। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कॉन्सेप्ट था वो मिस हो रहा था। ठीक है, तो हम इनको इक्वेशंस दे देते हैं। इक्वेशन 1, सॉरी ये मैंने कहाँ पर लिख दिया, 1 सेकेंड। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशंस हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट जो है वो परमिएबिलिटी होता है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। ठीक, ये इक्वेशंस कैसे प्रूफ होती हैं, इनका इंटीग्रेशन फॉर्म, इनका डिफरेंशियल फॉर्म, वो सब हमने कराया हुआ है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, यूनिट सेकंड आप वहाँ पर देखेंगे तो टॉपिक वाइज सारी वीडियोस आपको डिटेल में वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो चूंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसफर नेचर प्रूफ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इन चारों इक्वेशंस का फ्री स्पेस में पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले इनको नोट कर लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? वी ड्राइव वेव इक्वेशन
wave equations for इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइव करेंगे वेव इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दैट टेक द कर्ल, एक सेकेंड, टेक द कर्ल of equation third on both sides, जो थर्ड इक्वेशन है ये वाली, इसका हम कर्ल ले लेंगे दोनों साइड। जब हम कर्ल ले लेंगे तो कर्ल होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक वेक्टर आइडेंटिटी को शो करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट, या फिर मैं इधर लिख लेता हूं, वी नो दैट वेक्टर आइडेंटिटी एक वेक्टर आइडेंटिटी होती है जिसमें आपका, अगर हम कर्ल का कर्ल ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर ई ही लिख लिया है, तो इट बिकम्स डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई। ठीक है, चूंकि डेल डॉट ई जो है वो फर्स्ट गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग जीरो हो जाता है, तो इट बिकम्स जीरो। तो दैट मीन्स यू गेट माइनस डेल स्क्वायर ई। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर ई मिल जाएगा, और ये आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देन यू गेट, इसकी जगह ये जो टर्म है ना, इस टर्म की जगह पर आप ये पुट कर देंगे, देन यू गेट माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस, इसको हम बाहर ले आए डेल अपॉन डेल टी को, और ब्रैकेट में ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी। यू कैन राइट लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको कट कर देंगे, ये कट हो गया यहाँ से। अब क्योंकि डेल क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है फ्रॉम द इक्वेशन 4 ऑफ मैक्सवेल, देन यू गेट, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो फाइनली वी गेट डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दोनों कांस्टेंट हैं तो वो हमने बाहर ले लिए यहाँ पर। अब क्योंकि डेल अपॉन डेल टी ऑलरेडी हुआ है और यहाँ पर डेल ई अपॉन डेल टी है, तो इट बिकम्स डबल टाइम्स, डबल इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई विद रेस्पेक्ट टू द टी। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है जो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि जो वेव इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर आ जाती है आपकी इक्वेशन। क्लियर हुआ? आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक 1/c स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो आप चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है, या फिर इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल वे में आपको बताया गया है, और ये आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन ड्राइव भी अगर आपसे कराया जाता है तो भी आप इस डेरिवेशन को करेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ पर चूंकि सी की वैल्यू जो है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सी की वैल्यू होती है 1/√, में आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, और इसी से आपकी वैल्यू जो आती है स्पीड ऑफ लाइट 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको देखने को मिलती है, क्योंकि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फ्री स्पेस में कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम, जैसे हमने यहाँ पर कर्ल लिया है इक्वेशन नंबर 3 का, वैसे ही हम कर्ल लेंगे इक्वेशन नंबर 4 का, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और फिर आपका वो वेव इक्वेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो अब सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली
taking curl of equation 4 on both sides, then we get, तब हमें क्या मिलता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे ही हमने फोर्थ इक्वेशन का कर लिया तो ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट v का हमने कर ले लिया इज इक्वल टू कर्ल, ब्रैकेट में आपका ये आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, फिर वहीं पर ऐसे ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर, जो वेक्टर आइडेंटिटी हमने पीछे यूज की थी वो दोबारा मैं यहां पर करके नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू वेक्टर आइडेंटिटी, यहां पर क्या हो जाएगा डेल क्रॉस बी अगर हम लिखते हैं तो इट बिकम्स आपका माइनस डेल स्क्वायर वी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हम इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इक्वेशन नंबर सेकंड भी जो है डेल डॉट बी को जीरो इंडिकेट कर रही है, तो इस वजह से आपका वेक्टर जो वेक्टर आइडेंटिटी है उसमें आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं देन वी गेट माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू, ये आपका बाहर आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी और इट बिकम्स डेल क्रॉस ई। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेक्टर आइडेंटिटी जो हमने पीछे यूज की थी वही हम यहाँ पर यूज करेंगे और फाइनली वी गेट दिस। और फ्रॉम थर्ड इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो हमारी थर्ड थी जो कि कहती है डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू आपका क्या होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, है ना। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो फाइनली वी गेट माइनस डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल अपॉन डेल टी और ब्रैकेट में आप इसकी जगह पे रख देंगे डेल वी अपॉन डेल टी माइनस में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर बी इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है? तो आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली यू गेट डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी वेव इक्वेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई समस्या नहीं होगी आपकी। अब जो हमने पीछे इक्वेशन लिखा है उसको भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं, जो कि आपका था डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू, क्या लिखा था हमने, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट यहाँ पर कर रही है। ठीक है, क्लियर? अब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इफ मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ, इफ वी सॉल्व both E and V wave equations, then we get, तब हमें क्या मिलता है सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद E R T इक्वल्स टू E नॉट इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी।
ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं, आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि ई आर टी अगर हम वेक्टर मतलब डायरेक्शनल फॉर्म ले लेते हैं तो ई नॉट इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। वहीं पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी आर कॉमा टी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये टर्म्स हैं ये क्या क्या हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ई नॉट जो है वो है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपका ई नॉट हो जाएगा। वी नॉट जो है वो है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। के जो है वो आपका वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, और ओमेगा जो है वो यहाँ पर आपका हो जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर आपसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस में ड्राइव कराता है तो आप यहाँ तक डेरिवेशन करेंगे। जब वो कहेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसफर होता है, ये प्रूफ करके दिखाइए, फिर आप इसके आगे भी कंटिन्यू अपने डेरिवेशन को करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, जहां से ट्रांसफर नेचर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसको प्रूफ करेंगे, वो अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे यहां पर फ्रॉम फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ की अगर हम बात करें तो अगर आपको ध्यान हो तो जो हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी वो फैराडे लॉ को इंडिकेट करती है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, यानी कि इसमें हम जो वैल्यू हमने सॉल्व आउट की हैं, जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किए हैं, ये वाले ई आर टी और आगे फर्दर वी आर टी, तो ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना। नाउ पुटिंग द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशंस देन वी गेट, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो वैसे मैं सॉल्यूशन भी यहाँ पर लिख लेता हूँ तो वो बेहतर रहेगा और भी, जिससे कि हमें बार बार पीछे स्लाइड को नहीं करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन जो है वो हमें मिला था ई आर कॉमा टी इक्वल्स टू यहाँ पर ई नॉट और ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, के आर माइनस ओमेगा टी। और दूसरा सॉल्यूशन हमको मिला था वी आर टी इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस हमको इलेक्ट्रिक वेव के और मैग्नेटिक वेव के जो ईएम वेव्स में से हमें फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन, वो हमें यहाँ पर मिले थे। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। दैट मीन्स ई की जगह पर आप ये वाला सॉल्यूशन पुट करेंगे और वी की जगह पर आप ये वाला सॉल्यूशन पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर, डेल क्रॉस यहाँ पर मिलेगा हमको ई नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी। यहाँ पर आप पुट करेंगे तो यू गेट वी नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। आई होप ये दोनों वैल्यूज आप आराम से पुट कर लेंगे यहाँ पर। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे फर्दर तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, अब ये जो डेल है
ये आपको कि किस डायरेक्शन में आपका प्रोपोगेशन हो रहा है, यानी कि हमारी वेव जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो तीन आपकी डायरेक्शन होती हैं, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। तो एक्स डायरेक्शन में जो आपका प्रोपोगेशन वेक्टर हम ले लेते हैं, या फिर यूनिटी वेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है, आई होता है। वाई में जे होता है और जेड में के होता है। तो चूंकि हम यहाँ पर आई लेकर चल रहे हैं, तो दैट मीन्स जो डेल है यहाँ पर, अगर हम उसको रिप्लेस करना चाहें तो यू कैन राइट आई के, क्योंकि वो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोपगेशन हो रहा है वो आपका एक्स डायरेक्शन में हमने मान लिया है। तो दैट मीन्स यू कैन पुट हियर आई के क्रॉस, यानी कि इसकी जगह पर आई के आपने पुट कर दिया। देन यू गेट ई नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वी नॉट बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब आप ई की पावर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ई की पावर ही आपको मिलेगा, ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। फिर जो ई की पावर होती है फिर आप उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो के आर है, तो आर के रेस्पेक्ट में आप नहीं कर रहे हैं तो इट बिकम्स जीरो। आई तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, माइनस अब आपने टी के रेस्पेक्ट में किया है तो टी के रेस्पेक्ट में ओमेगा टी का करेंगे तो यू गेट ओमेगा। क्लियर, ये समझ गए होंगे आप, यानी कि हमें ये कहां से मिला, इफ यू कैन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या मिलता है, ई की पावर टी, और फिर जब टी का करते हैं जो कि ई की पावर में है वो आपको 1 मिलता है। तो वैसे ही जब हमने डिफ्रेंशिएशन किया ई की पावर का तो ई की पावर एज इट इज मिल गया। फिर जो ई की पावर थी आई के आर माइनस ओमेगा टी, टी के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो इसलिए पहली टर्म जीरो हो जाएगी, बाद में आपको माइनस ओमेगा यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस माइनस ओमेगा की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी तो माइनस कर देगा प्लस आई ओमेगा वी नॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और इधर आपका चल रहा है आई के क्रॉस ई नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आई से आई को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, ई की पावर से ई की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यू गेट के क्रॉस वेक्टर ई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा वी नॉट। ठीक है, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से आपने ये रिलेशन फाइंड आउट किया है। अब जैसे आपने ये फाइंड आउट किया वैसे ही आप एम्पियर्स लॉ में सेकंड जो इक्वेशन हमारी होती है, यानी कि फोर्थ इक्वेशन जो है मैक्सवेल की, उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वहां से हम एक रिलेशन और फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं नेचर में। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम ले लेते हैं। फ्रॉम एम्पियर्स, ये ई कैपिटल बनेगा, एक सेकेंड बच्चों, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अगर हम देखें तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ठीक है, फिर से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो सॉल्यूशन है हमारा। नाउ अगेन पुटिंग द solution of wave equations, then हमें क्या मिलता है, डेल क्रॉस v की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट वी नॉट ई की पावर आई, इधर आ जाएगा के आर माइनस ओमेगा टी। देखिए अभी जो हमने रिलेशन निकाला है वो ई नॉट ओमेगा नॉट, यानी कि ई जो है वो प्रोपोगेशन वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पर आपका है ना, वेव वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पर है। अगर हम दूसरी फॉर्म में यानी कि एम्पियर्स लॉ के हिसाब से अब फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे ही हम वी के लिए निकालेंगे। तो अब जब हमने यहाँ पर सॉल्यूशन पुट किया, देन यू गेट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट
डेल अपॉन डेल टी, और ई की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यू पुट हियर ई नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका आ जाता है। अब फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर इसको हाफ कर लेता हूँ पार्ट को, जिससे कि हमें फिर बार बार स्लाइड को पीछे ना करना पड़े। तो जब आप यहाँ पर देखते हैं तो वही, क्योंकि हमारा जो प्रोपगेशन हो रहा है वो एक्स डायरेक्शन में ही है, तो आई वेक्टर हम इसको पुट कर सकते हैं वेव फंक्शन जो के साथ यहाँ पर हमने पुट कर दिया, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें किया था। तो वेव वेक्टर के साथ आई डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हमारी वेव आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट वी नॉट ई की पावर आई आगे आ जाएगा के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इक्वल्स टू जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है, फिर आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई की पावर का, तो यू हियर गेट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, और इनटू आपका मिल जाएगा आई जीरो माइनस ओमेगा, जैसा कि हमने पीछे किया था। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम यहां पर लिखेंगे आई की क्रॉस वी नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू में जब आप पुट करेंगे यहां पर, तो माइनस में आपका आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका और आई और आपका आ जाएगा, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर से ई की पावर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा के क्रॉस वी नॉट इक्वल्स टू, यहां पर मिलेगा माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई नॉट ओमेगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से वैल्यू को फाइंड आउट करूं, चूंकि हमें पता है, चूंकि जो c होता है वो इक्वल्स टू होता है 1/स्क्वायर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट कि के क्रॉस वी नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर ई नॉट। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और बहुत आसानी से देखिए, जब एक दो बार आप इसको करेंगे तो आपको सिनेरियो पता चल जाएगा। तो ये हमारे दोनों रिलेशंस आ जाते हैं बिटवीन द वेव वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर मैं दोनों सॉल्यूशन यहाँ से लिख लेता हूँ, जो दोनों सॉल्यूशन आपके आए हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका मिला था के क्रॉस ई नॉट इक्वल्स टू हमें मिला था ओमेगा वी नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, यहाँ से हमें पता चल गया, ये हमें फाइंड आउट हो गया है। ठीक, ये हम लॉक कर देते हैं। अब अगर हम दूसरा रिलेशन लिखते हैं यहाँ पर, तो दूसरा जो सॉल्यूशन हमको मिला है वो मिला है के क्रॉस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर ई नॉट। ये हमें सेकंड सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिले हैं। अब ये दोनों सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन के कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वेक्टर हैं वो आप वेव वेक्टर की बात कर लीजिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर की बात कर लीजिए, या मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर की बात कर लीजिए, वो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखूं यहाँ पर, तो these all relations shows that the वेक्टर कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो हो गया ई नॉट, दूसरा हो गया वी नॉट, एंड जो वेव वेक्टर के है मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
ठीक है, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पर हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के क्रॉस प्रोडक्ट में आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई, के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी, तो ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, है ना। तो दिस implies that E and V both are perpendicular, ठीक है, perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की बात करें तो की जो वेव वेक्टर यहाँ पर है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर हैं, और यही आपका ट्रांसफर नेचर का रीजन होता है, ठीक है। तो दस अगर मैं यहाँ पर लिखूं, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड E and the magnetic field V oscillate in directions perpendicular to the direction of wave propagation वेक्टर की, है ना। conclude that EM waves are transverse in nature, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफर होती हैं नेचर में, ठीक है। जैसे आपका ये प्रोपोगेट कर रही है इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि दोनों एक दूसरे के आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। वो मुझसे डायग्राम यहाँ पर नहीं बनेगा, अदरवाइज मैं आपको शो करके दिखा देता। जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में वीडियो में जिक्र किया है, तो वहाँ पर मैंने इमेज के माध्यम से आपको वहाँ पर दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछा जाता है तो चांसेस रहते हैं 90% कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राइव कीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वो आपका ट्रांसफर होता है, ये आपसे वो प्रूफ कराता है। 90% इसी क्वेश्चन के चांसेस रहते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे कि जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछा जाता है वो उनका स्ट्रॉन्ग हो जाए। इससे पहले मैं फिर से बता देता हूं, सेक्शन ए सेक्शन बी पर प्रहार कर दिया है। अगर आप उन दोनों सीरीज को देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं सेक्शन ए और सेक्शन बी में कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। फिर हम सेक्शन सी पर आते हैं। सेक्शन सी के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर पूरा सिलेबस हमने कराया हुआ है, प्लेलिस्ट आप जाकर चेक करेंगे, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए उसको देखिए, और कहीं पे कोई समस्या आती है देन यू कैन डिस्कस अस। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8273708952। इस पर आप हमें कॉल या फिर
मैसेज या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए तो हम कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से कर लें। एक दो बार जब आप इसको देखेंगे वीडियो को और प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो 7 मार्क्स हमारे पेपर में कंटेन करके चल रहा है और पॉसिबिलिटी है उसके आने की, तो हमें इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए, अच्छे से हम इसको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब और किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हर एक अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।